हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 6। इसमें हम लोग टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। इससे पहले 1 से 5 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिहार दरोगा पीटी 2020 के एग्जाम्स के लिए। करंट अफेयर के भी काफ़ी सारे सेट्स जो कि वार्षिकांक 2020 का अवेलेबल है, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है, जहां से कि करंट अफेयर्स आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अगर आप नहीं देखें तो वो भी जाकर देख सकते हैं, वो बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा एनर्जी का स्रोत है, यानी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिए सौर ऊर्जा तो है, ज्वारीय ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए जब कोई ऊर्जा जो है उसका उपयोग जो है वो पुनः या सतत रूप से किया जा सकता है, तो ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अगर हम बात करते हैं पाइराइट की, तो पाइराइट जो है वो राजस्थान के साथ मैच करेगा। मैग्नीज की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा के साथ, लिग्नेटाइट की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु के साथ, और टीन की अगर बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के साथ मैच करेगा। वहीं राजस्थान से और याद रखिएगा, राजस्थान जो है वो चांदी और कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वहीं उड़ीसा जो है वो निकल, क्रोमाइट और बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था। तो बिग बैंग थ्योरी की अगर बात करते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत यानी जो बिग बैंग थ्योरी है वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, और इसका जो प्रतिपादन है वो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेंटियर। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करेंगे तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, और इसका प्रतिपादन जो है वो बेल्जियम के खगोलक और पादरी जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा किया गया था, और फिर बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। वहीं और भी आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित और भी कुछ सिद्धांत है, जैसे कि सतत सृष्टि सिद्धांत जिसको कि थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी के द्वारा दिया गया है, दोलन सिद्धांत जिसको कि डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा दिया गया है, और स्फीति सिद्धांत जिसको कि अलेन गुथ के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि महाबेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो महाबेली गंगा की अगर बात करते हैं तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन है जो एक सही सुमेलित नहीं है। अगर एक साइड वन्य जीव अभयारण्य दिए हुए हैं, दूसरे साइड राज्य दिया हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मुकाम्बिका, ये कर्नाटक बिल्कुल सुमेलित है। दालमा झारखंड, ये भी सुमेलित है। नेयर छत्तीसगढ़ नहीं है। नेयर जो वन्य जीव अभयारण्य है वो केरल राज्य में स्थित है। कोटिगांव गोवा में स्थित है। अगर यहीं पे बात हम लोग कर्नाटक की करते हैं तो कर्नाटक से और याद रखिएगा डांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली, तालकाबेरी। वहीं अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड से याद रखिएगा गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, ये सब वन्य जीव अभयारण्य जो है वो झारखंड में है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा अचान कमार, सीता नदी, वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। और गोवा से याद रखिएगा भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गोवा में है। नेक्स्ट है हमारा हिमालय के किस भाग में करेबा भू आकृति पाई जाती है। देखिए करेबा भू आकृति की अगर बात करते हैं तो कश्मीर हिमालय जो है वो करेबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर हिमालय। ये करेबा की अगर बात करते हैं तो यह जो है यहाँ अफरान की खेती की जाती है। करेबा जो है वो चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में एक जमाव है। नेक्स्ट है हमारा कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है देवप्रयाग के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। वहीं अगर हम लोग रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग से याद रखिएगा मंदाकिनी एवं अलकनंदा। नंदप्रयाग से याद रखिएगा मंदाकिनी एवं अलकनंदा, और कर्णप्रयाग से याद रखिएगा पिंडर एवं अलकनंदा। नेक्स्ट है हमारा कि कुक्टी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो कुक्टी वन्य पशु विहार जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। वहीं अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है शिमला। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर, और यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है वो शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा है? तो शनि ग्रह की छल्ले किससे के खोज से जुड़ा हुआ है? गैलीलियो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। और इन छल्लों का जो आकार है वो विभिन्न गैसों के अनगिनत कण होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, शनि ग्रह जो है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यहीं अगर हम लोग बात कोपरनिकस की करते हैं तो कोपरनिकस से याद रखिएगा, इसने यह दर्शाया था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र पर है और ग्रह जो है वो इसकी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं फिरोजाबाद ग्लास बैंगल्स, ये सुमेलित है। भागलपुर सिल्क सुमेलित है। जलंधर खेल सामग्री सुमेलित है। सांभर हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि सांभर की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में सांभर झील जो है वो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सांभर झील जो है वो भारत में सबसे अधिक खरे पानी की झील है। वहीं अगर हम लोग हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की अगर बात करते हैं तो सांगनेर और जयपुर जो है वो हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले तो समझ लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की बात कर रहा है ये। तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को ही हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो टेंसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। यहाँ बात कर रहा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की। तो यहाँ जो कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, तो मानव निर्मित है धान का खेत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं वन, झील और जो घास का मैदान है वो प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसकी स्थापना जो है वो 2010 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2010। और इसके द्वारा वन, पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। वहीं अगर हम लोग एनजीटी के वर्तमान चेयरपर्सन की बात करते हैं तो वर्तमान में इनके चेयरपर्सन का नाम है आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ग्रीन आर्मी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। इसमें है कुछ नहीं, ग्रीन आर्मी में लगभग 15,000 यंग पीपुल को इन्वायरमेंट को कंजर्व और रिहैबिटेट करने के लिए जोड़ा गया है। वहीं अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट हमारा कि विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस की अगर बात करते हैं तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। इस वर्ष जो 2020 का जो थीम था वो था क्लाइमेट एक्शन। वहीं अगर हम 22 मार्च की बात करते हैं तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। और 12 मई की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, विभिन्न घटकों का सही क्रम जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। यहाँ पे घास जो है वो उत्पादक है, टिड्डा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता और सर्प जो है वो तृतीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट है हमारा कि सेदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप को तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार जो है वो आपदा न्यूनीकरण रोड मैप तैयार किया है। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, ये जो रोड मैप है इसको 2020, 2025 और 2030 के बीच 3 चरणों में लागू किया जाएगा। इससे ऐसा कहा गया है कि इससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति में लगभग 75% की कमी आएगी। नेक्स्ट है हमारा कि देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये जारी कौन करता है? एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनएसएसओ। एनएसएसओ की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1950 में हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। वहीं अगर हम लोग सीएसओ की बात करते हैं तो सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसकी स्थापना जो है वो 1951 में, हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। अभी रिसेंटली की अगर हम बात करते हैं तो सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था बाई के अलग समिति ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाई के अलग समिति ने। वहीं बाई के अलग समिति की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया था। वहीं अगर हम लोग तेंदुलकर समिति की बात करते हैं तो तेंदुलकर समिति का जो संबंध है वो गरीबी से है। और लकड़ावाला समिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो लकड़ावाला समिति से एक चीज़ याद रखिएगा, कैलोरी अंतर ग्रहण विधि का सबसे पहला जो है सुझाव वो लकड़ावाला समिति ने ही तय किया था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात कर रहा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। इसकी स्थापना जो है वो 1988 में किया गया था और फिर 1992 में इसे स्टैट्यूटरी पावर प्रोवाइड किया गया है। इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है अजय त्यागी। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग की जो गठन है उसको 2004 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सोमपाल थे। नेक्स्ट है हमारा कि प्लांक नियतांक की एसआई यूनिट क्या है? प्लांक नियतांक की को अगर हम बात करते हैं तो उसको एच से प्रदर्शित किया जाता है और एसआई पद्धति में जो इसका मान होता है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻13 जूल सेकेंड और सीजीएस पद्धति में इसका मान जो होता है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट में इकाई पूछ रहा है तो इस एसआई यूनिट में इसकी इकाई जो है वो जूल सेकेंड होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा कि दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? तो दो धातुओं का सोल्डरन जो है वो कोहेशन प्रॉपर्टी के कारण यानी आसंजन के गुण के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब दो धातुओं के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो सोल्डर धातु पिघलती है और जोड़ के बीच केशिक तत्व के गुण के कारण संक्रिय जगह में भी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो इसके लिए हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं यानी कि पार्थिव दूरदर्शक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थिव दूरदर्शक का। इस प्रकार के दूरदर्शियों में वस्तु का जो है वो सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त उत्तल लेंस एवं प्रिज्म प्रणाली लगी हुई होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि? तो देखिए इसका रीजन क्या है, वो दिन और रात दोनों में काम करते हैं, बिल्कुल सही है। वो मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वो मेघादिच्छित परिस्थिति में भी कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट हमारा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग किरणें हैं? एक्स किरणें की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय वेग है। वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का सिंपल सा मतलब है जो तरंगे हैं वो निर्वात में भी संचालित हो सकती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं वो फोटोन की बनी होती है। अगर हम यही बात एक्स किरणें की करते हैं तो एक्स किरणें के खोजकर्ता थे रॉन्चन और ये जो है इसका चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु की गति जो है उसमें कमी आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की गति कम होती है। जबकि अगर वस्तु की दिशा में गति के दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की गति में क्या होगा? वृद्धि होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो नॉट गेट की अगर बात करते हैं तो ये एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकल ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हमारा उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो उपग्रह संचारण के लिए सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंग। नेक्स्ट हमारा 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन की अगर बात करते हैं तो ये किसके बराबर होगा? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वहीं अगर हम लोग 10⁻⁹ मीटर की बात करते हैं तो इसको 1 नैनोमीटर बोला जाता है। 10⁻⁻15 मीटर को 1 फेंटोमीटर कहा जाता है और 10⁻⁻12 मीटर को 1 पिकोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है वो निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक की अगर बात करते हैं मतलब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर की बात करते हैं तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग जो है वो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आर्यन किस तत्व या रासायनिक चिन्ह है? तो आर्यन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसका है? यह जो है वो रेडॉन का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन का है। रेडॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 86 है और परमाणु भार जो है वो 222 होता है। रेडॉन जो है वो एक इनर्ट गैस है यानी कि नोबल गैस है।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से वह धातु कौन है जिसका प्रयोग जो है वो विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। तो देखिए विद्युत चुंबक के रूप में यहाँ पूछ रहा है नहीं किया जाता है, तो तांबा का जो प्रयोग है वो विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तांबा का। वहीं लोहा, स्टील, निकेल, कोबाल्ट ये सब का जो प्रयोग है वो विद्युत चुंबक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि कोई द्रव तब उबलता है जब उसका, तो कोई द्रव जब उबलता है जब उसका वाष्प दाब जो है वो परिवर्तित दाब के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाष्प दाब जो है वो परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि जो है उसकी आर्द्रता जो है वो 100% हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्द्रता 100% हो। देखिए जल वाष्पीकृत नहीं होगा क्योंकि आर्द्रता जो है अगर 100% होता है तो वायु में जल वाष्प जो है वो अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है, जिसमें वाष्पीकरण की गुंजाइश जो है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। तो इसमें से प्राकृतिक बहुलक की अगर बात करते हैं तो देखिए सेलुलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज हो गया, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ ये सब क्या है प्राकृतिक बहुलक है। लेकिन नाइलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी ये सब जो है वो कृत्रिम बहुलक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कार्बनिक यौगिकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। वो जल में घुलनशील होते हैं, बिल्कुल सही है। वो सहज ज्वलनशील नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो है वो हवा में सहज ज्वलनशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। तो साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक होता है क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिए साबुन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसे साबुन जो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं और इन्हीं का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। वहीं अगर वैसे साबुन जो उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं वो मुलायम साबुन कहलाते हैं और उनका उपयोग हम स्नान करने में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे मीठा संकरा कौन सी है। तो सबसे मीठा संकरा है फ्रुक्टोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। इसको फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सही सुमेलित कीजिए। विटामिन B1 जो है वो मैच करेगा थाइमीन के साथ। विटामिन B2 की अगर बात करते हैं तो राइबोफ्लोविन के साथ मैच करेगा। विटामिन B6 की अगर बात करते हैं तो पायरिडॉक्सिन के साथ मैच करेगा और विटामिन B12 की अगर बात करते हैं तो यह साइनोकोबालामीन के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक जो है वो उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो ये कौन करता है, ये करता है देखिए सभी जो सरीसृप वर्ग हैं, जो छिपकलियां और पक्षी वर्ग जो है उसका जो मुख्य उत्सर्जक उत्पाद होता है वो यूरिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गौरैया। वहीं अगर हम लोग स्तनधारियों की बात करें तो जिसका मुख्य उत्सर्जक पदार्थ जो है वो यूरिया होता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन जो होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है वो पेशियों को सिकोड़कर शरीर एवं अंगों को गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा श्वेत ऋधुरानी निम्न में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु जो है वो है मोनोसाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट। और सबसे अगर छोटा आपसे पूछ देता हो तो सबसे छोटा है लिम्फोसाइट, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो है वो मोनोसाइट और सबसे छोटा जो है वो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की अगर बात करते हैं तो लसिका में पाए जाने वाली जो कणिकाएं होती हैं वो लिम्फोसाइट कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा कि केंचुओं की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है। तो रक्त का प्रवाह जो है वो अग्रगामी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अग्रगामी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है। तो हृदय की अगर कार्य की अगर बात करते हैं तो यह है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग हृदय की बात करते हैं तो यह जो है वो शरीर का सबसे व्यस्त अंग है और इसका भार जो है वो लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कोष्ठों या चैम्बरों का बना हुआ होता है और हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुँचाने वाली वाहिनी को करोड़नी धमनी कहते हैं और इसमें किसी प्रकार की रुकावट होने पर हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से नरलिंग हार्मोन कौन है। तो नरलिंग हार्मोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है टेस्टोस्टेरोन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन। अगर हम लोग नरलिंग हार्मोन कौन है तो नरलिंग हार्मोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नरलिंग हार्मोन को हम लोग एंड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मुख्य नरलिंग हार्मोन जो है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है हमारा संघराज क्षेत्रों
हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 239 के 1 के तहत जब तक संसद इस संबंध में कोई विधि न बनाए तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाता है। राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति से एक चीज़ याद रखिएगा, यह भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, ये सब की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, दूसरे देशों के साथ जो कोई भी समझौता या संधि होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति रखता है और अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति या विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की रीति द्वारा। अब देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने जाने की रीति क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार पदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जा सकता है। अब बात आती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर यहीं हम लोग बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के क के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो जुलाई 1944 में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो देखिए, अगर बात हम लोग करते हैं कि यहाँ कह रहा है कि कौन जो है वो भारत का संवैधानिक निकाय है, तो केंद्रीय सूचना आयोग तो नहीं है, भारत निर्वाचन आयोग है, भारतीय रिजर्व बैंक भी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग जो है वो एक अस्थायी निकाय है और भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग और उसके निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। वहीं अगर हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो यह भारत का केंद्रीयकृत बैंक है जो एक क्षेत्र के उपक्रम में के भांति एक स्वतंत्र निकाय है। वहीं केंद्रीय सूचना आयोग की अगर बात करते हैं तो ये एक सांविधिक निकाय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, यानी भारत निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संशोधन। और कब जोड़ा गया? 1951 के जोड़ा गया और इसके तहत भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सकती है। एक चीज़ याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची तो जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है। तो देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावनों में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक। अगर वहीं हम लोग संविधान की बात करते हैं संविधान की बात करते हैं तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन्हें संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक बार अमेंडमेंट किया गया है और 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। तो देखिए, एकात्मक विशेषताएं की अगर बात करते हैं तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो भारत संविधान की एकात्मक विशेषता है। देखिए, आपातकालीन प्रभावन, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, ये सब जो है वो एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। वहीं संविधान की सर्वोच्चता, लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, ये सब जो है वो संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस अधिनियम में पहली बार वायसराय जो है वो कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। तो ये कर सकता है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलता है और ऐसे अध्यादेशों की जो अवधि है वो मात्र 6 महीना की होती है। वहीं अगर हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 की बात करते हैं तो
इसका भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन जो है वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और शासन चलाने के लिए राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। इसी के तहत गवर्नर जनरल का भी जो है नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। वहीं अगर हम लोग चार्टर अधिनियम 1833 की बात करते हैं तो इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगर हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करते हैं तो इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और राजस्व एवं व्यय बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है वो 1953 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और इसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली थे। देखिए यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो अगर अधिनियम पूछेगा तब वो 1956 में पास किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक जो है वो किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो उपाधियों का अंत किसमें है, अनुच्छेद 18 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 में। और इसमें यह वर्णित किया गया है कि सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि जो है वो राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का जो कोई नागरिक है वो किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, मतलब कहने का मतलब है कि राज्य जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू होगा। वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 26 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना पोषण करना, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 21 की अगर बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा हो गया, समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया, ये सब जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। वहीं अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन से याद रखिएगा एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। अगर हम लोग कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र के पास होगी, राज्यपाल की नियुक्ति और संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। वहीं अगर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ये सब जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में क्या सही है। तो नियंत्रक महालेखक परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, बिल्कुल सही है। वो सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात करते हैं तो अभी जो फिलहाल कैग हैं वो जो है वो 14वें नंबर वाले हैं और उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो इसका अनुवाद जो है वो 1789 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर विलियम जोन्स। वहीं सर विलियम जोन्स से याद रखिएगा इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना किया गया था। वहीं अगर हम लोग चार्ल्स विल्किंस की बात करते हैं तो चार्ल्स विल्किंस से याद रखिएगा इन्होंने 1785 में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कालिदास की बात करते हैं तो इनकी कुछ पुस्तकें याद रखिएगा जैसे कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशनम। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा आनंद मठ, देवी चौधरानी। नेक्स्ट हमारा कि किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो धान की भूसी का जो साक्ष्य है वो रंगपुर गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रंगपुर। यही रंगपुर जो है वो मादर नदी के तट पर स्थित है और इस स्थल की जो खोज है वो रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में किया गया था और यहीं से धान की भूसी और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। वहीं अगर हम लोग लोथल की बात करते हैं तो लोथल यह जो है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, यह भोगबा नदी के किनारे है और इसका जो खोज है वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। वहीं अगर हम लोग कालीबंगन की बात करते हैं तो इससे जुते हुए खेत और नक्शेदार ईंट प्राप्त हुए हैं। यह जो है वो घग्गर नदी के किनारे और इसकी खोज जो है वो बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा 1953 में राजस्थान में किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं धौलावीरा की तो धौलावीरा से याद रखिएगा यहाँ से घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं। इसकी खोज जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990-91 में गुजरात के कच्छ जिले में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म में 5वां महाव्रत किस तीर्थंकर ने जोड़ा था। देखिए पहले थे 4 महाव्रत जो कि पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था, वो था अहिंसा, असत्य और
अपरिग्रह, ठीक है। और पांचवा महाव्रत जो था वो था ब्रह्मचार्य, जिसको कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर। जैन धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव के द्वारा। जैन धर्म की दो संगतियां भी हुई थी, एक जो था वो पाटलिपुत्र में स्थलभुद्र की अध्यक्षता में, और दूसरा जो था वो बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन धर्म जो था वो आगे जाकर दो भागों में बट जाता है, एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर जो है वो स्थूल भद्र के शिष्य थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के शिष्य थे जो कि नग्न अवस्था में रहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करने के लिए कह रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज क्या था, ये सैन विभाग था। दीवाने बंदेगान की अगर बात करते हैं तो ये दास विभाग था। दीवाने मुस्त खराज की अगर बात करते हैं तो ये राजस्व विभाग, और दीवाने खैरात की अगर बात करते हैं तो ये दान विभाग था। तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए औरंगजेब के साथ में बहुत सारे विद्रोह हुए थे, जैसे जाट विद्रोह हुआ था 1669 में, अंग्रेजों का विद्रोह हुआ था 1686 में, अफगान विद्रोह हुआ था 1667 में, और खास विद्रोह हुआ था सिख विद्रोह हुआ था 1675 में। यहाँ सिख विद्रोह पूछ रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1675 में। औरंगजेब की अगर हम लोग बात करते हैं तो औरंगजेब से एक चीज़ याद रखिएगा, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। इसके समय मुगल प्रांतों की जो कुल संख्या थी वो सबसे अधिक यानी 21 थी, और इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी भी थे। नेक्स्ट है हमारा शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था। तो शिवाजी जो थे वो अपना राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में। देखिए यहाँ क्वेश्चन का आंसर दे रखा है 16 जून 1674, लेकिन कहीं कहीं कुछ बुक में दिया हुआ है 5 जून 1674। तो ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुछ जगह आपको 5 जून 1674 भी देखने के लिए मिल जा सकता है, और कुछ जगह 16 जून 1674 भी देखने के लिए मिल जा सकता है। शिवाजी की अगर बात करते हैं तो शिवाजी जो थे वो अपना राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा करवाया था। उन्होंने छत्रपति की उपाधि जो है वो धारण किया था और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में स्थापित किया गया था 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। और यही जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है बाद में जाकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन जाता है। एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनी बेसेंट से याद रखिएगा, इन्होंने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनकी पुस्तक है न्यू इंडिया कॉमन बिल, जो है वो इनकी कुछ पुस्तकें हैं। वहीं अगर हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर से याद रखिएगा, इन्होंने विश्व भारती 1912 में स्थापना किया था, और इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि और एक है होम एंड द वर्ल्ड। लाला लाजपत राय की अगर बात करते हैं तो लाला लाजपत राय से याद रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखा था अनहैप्पी इंडिया, और इन्होंने 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा लाठी प्रहार के शिकार हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा कि देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो देवबंद आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देवबंद आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतबी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा किया गया था, और इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कुरान और हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावजारी रखना था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बिहार से, तो बिहार से कुछ याद रखिएगा, जैसे एक बिहार में हुआ था पहाड़िया विद्रोह और ताना भगत आंदोलन। वहीं पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा फकीर विद्रोह, नील विद्रोह, पाबना विद्रोह। महाराष्ट्र से याद रखिएगा दक्कन विद्रोह। नेक्स्ट है हमारा कि बानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है। तो बानर सेना और मंजरी सेना का जो संबंध है वो सबने अवज्ञा आंदोलन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है, और दक्षिण भारत में इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू होता है। गांधी जी इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा देते हैं, और फिर एक दिन बाद क्या होता है कि ऑपरेशन 9 अगस्त 1942 को ही प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और सभी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं अगर हम बात असहयोग आंदोलन की करते हैं तो असहयोग आंदोलन से याद रखिएगा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, और इसकी पुष्टि जो है वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो बी राघवाचारी के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है हमारा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस की नेताजी की उपाधि किसने दिया था? ये एडॉल्फ हिटलर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो 1896 में उड़ीसा के कटक में हुआ था और इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था। वहीं अगर हम लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं अगर हम लोग सरदार पटेल की बात करते हैं तो इनको सरदार की उपाधि दिया था बारदोली की महिलाओं ने। और राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करते हैं तो इनको देश रत्न आजाद शत्रु की उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट हमारा कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? तो लोक शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये सब की जो स्थापना है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो था 1848 से लेकर 1856। इसे भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इसने भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई थी। 1854 में पहली बार इसने पोस्ट ऑफिस की भी स्थापना किया था और 1853 में ही कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा भी शुरू किया था। वहीं अगर हम लोग विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो 1828 से लेकर 1835 था। 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इस प्रकार भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। राजा राम मोहन राय की सहायता से इसने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया। स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा पर रोक लगाया और मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लॉर्ड लिटन की तो लॉर्ड लिटन का जो टेन्योर है वो था 1876 से लेकर 1880 तक और इसी के समय बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। 1878 में इसने अकाल आयोग की भी गठन किया था और 1878 में वर्नाक्लुस प्रेस एक्ट लागू करके भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन से इसने सिविल सेवा की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। अब बात करते हैं लॉर्ड एलन बैरो की। लॉर्ड एलन बैरो की बात करते हैं तो इसने दास प्रथा का अनुमूलन इसी के समय में हुआ था और रविवार को छुट्टी की शुरुआत जो है वो 1843 में इसी के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था। किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था त्रिपुरी अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन की अगर बात करते हैं तो ये 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अध्यक्ष थे, परंतु कुछ आपसी कलह की वजह से उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। वहीं अगर हम लोग हरिपुरा अधिवेशन की बात करते हैं तो हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1938 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फैजपुर अधिवेशन की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है वो 1937 ये संपन्न हुआ था 1937 में, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और ये गाँव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। वहीं मेरठ अधिवेशन की बात करते हैं तो ये हुआ था 1946 में और इसकी अध्यक्षता जो है वो जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था और आज़ादी के समय जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी ही थे। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए सर्वप्रथम जो स्वराज शब्द का प्रयोग है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, लेकिन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछ रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट हमारा जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह के द्वारा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं संसदीय मामले, कोयला और खनन मंत्री की तो उनका नाम है प्रहलाद जोशी। कोयला उत्पादन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरे विश्व में चाइना जो है वो प्रथम नंबर पर है और झारखंड जो है वो भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा भारत में सीमांत किसानों की कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए सीमांत किसान किसको कहा जाता है? जिसकी जो कृषि योग्य भूमि है वो 1 हेक्टेयर से कम हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 हेक्टेयर तक। फिर आती है बात लघु किसान की। सबसे पहले है सीमांत किसान जिसकी 1 हेक्टेयर से कम हो कृषि योग्य भूमि या कृषि जोत का आकार जो है वो 1 हेक्टेयर से कम हो। लघु किसान की अगर बात करते हैं तो जिसकी कृषि योग्य भूमि जो है वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच हो। मध्यम किसान की बात अगर बात करते हैं तो 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच हो। बड़े किसान की अगर बात करते हैं तो 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। नेक्स्ट हमारा प्रथम दीनदयाल
कला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? ये वाराणसी में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। और इसको 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों और बुनकरों कारीगरों को आवश्यक सहायता मुहैया कराना। वाराणसी से एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हुआ है उसमें गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र से चालम निम्न में से किस राज्य में संबंधित है? तो ये किस में है? शेषाचलम। तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। वहीं तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु से याद रखिएगा नीलगिरी, केरल से याद रखिएगा अगस्थमलाई और छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा अचानकमार। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो HTTP का सही विस्तृत रूप है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका उपयोग जो है वो वेब पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया है? तो इंद्रधनुष किसके साथ किया है? ये भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बीच किया गया है। और कहाँ किया गया है? गाजियाबाद के एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब्रिटेन। वहीं अगर हम लोग सिंगापुर की बात करते हैं तो भारत और सिंगापुर से याद रखिएगा ये सिम्बेक्स नामक युद्धाभ्यास होता है। भारत और फ्रांस से याद रखिएगा शक्ति नामक होता है। और श्रीलंका से याद रखिएगा मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स के नाम से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के पुरस्कार जो जीते हैं वो है भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी रानी रामपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल। रानी रामपाल को याद रखिएगा, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार। इस योजना के जरिए किसी भी किसान की जो मृत्यु है वो अगर किसी दुर्घटना में हो जाती है तो उन्हें सरकार मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपया देगी। और इसके अलावा अगर 60% से ज़्यादा उनकी दिव्यांगता हो जाती है तो उस पर अधिकतम 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश से और याद रखिएगा बाल श्रमिक विद्या योजना, कन्या सुमंगलम योजना, ध्यानचंद्र विजय पथ योजना, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं। वहीं अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब से याद रखिएगा सर्बत सेहत बीमा योजना, मध्य प्रदेश से याद रखिएगा दीदी वाहन सेवा योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, युवा स्वाभिमान योजना, बंधन योजना, ये सब जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। वहीं अगर हम लोग उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा से याद रखिएगा सुजल योजना, गरिमा योजना, बलराम योजना, आजीविका हस्तक्षेप योजना। नेक्स्ट हमारा कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो दिल्ली में खोला गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में खोला गया है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला गया है तो ये मुंबई में रिलायंस के द्वारा खोला गया है। वहीं अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड से याद रखिएगा उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट में जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है वो प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप जो है वो कोविड-19 के लिए लॉन्च किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो GI टैग पाने का लाभ है? तो GI टैग पाए यह उपभोक्ता को वांछित लक्षणों को गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। और GI टैग प्रदान किए गए उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। वहीं GI टैग की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का पहला GI टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया है और इसका पंजीकरण जो है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो आप लोगों को याद होगा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है और उसी समय अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगर हम लोग वर्तमान की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट हमारा स्पैरो पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्पैरो पोर्टल का पहले तो फुल फॉर्म समझ लीजिए। स्पैरो पोर्टल का फुल फॉर्म जो है वो है स्मार्ट परफॉर्मेंस अपेरेचर रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा प्रशासनिक अधिकारों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु शुभारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन हेतु। यह जो है वो यह सरकारी नौकरियों में पदोन्नति और पोस्टिंग में पारदर्शिता तथा सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा सेवा शुरू किया है? तो ये किसने किया? ये केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। यह एम्बुलेंस जो है वो केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो समुद्री दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाना है। केरल से और भी याद रखिएगा, इससे एक कार्यक्रम भी है, नमथ बसई कार्यक्रम, एक आई एम ऑल्सो डिजिटल अभियान भी चलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 जो है वो कौन सा संस्करण है? तो देखिए, पहला जो वन रिपोर्ट है वो 1987 में जारी किया गया था और यह वन रिपोर्ट जो है वो 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो है वो ये इस रिपोर्ट का 16वां संस्करण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16वां संस्करण है। इससे एक चीज़ याद रखिएगा, भारत वन स्थिति क्षेत्र रिपोर्ट 2019 के तहत देश में जो कुल वन एवं वृक्षावरण है वो है 24.56%। नेक्स्ट है हमारा कि कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम जो है वो खेल स्थगित किया गया है? तो ये किया गया है विंबलडन 2020 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन 2020। देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो होता है वो दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन जो है वो घास के मैदान पर खेला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 2 शहर ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में है? तो यह जो है वो मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम लोग यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को से याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में, टोटल मेंबर कंट्री 193 और इनके हेड का नाम है आंद्रे अजोले। नेक्स्ट हमारा कि भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये इसका उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। यह पुल जो है वो टिहरी झील पर स्थित है जिसकी लंबाई जो है वो 725 मीटर है। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड की स्थापना जो है वो 9 नवंबर 2000 को, इसके मुख्यमंत्री का नाम है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 जिसे वर्ष 2020 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह किस देश का उपग्रह है? तो यह जो है वो ब्राजील के द्वारा विकसित किया गया पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। और अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना हुआ है 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और तत्काल हेड का नाम है के सिवन। नेक्स्ट हमारा यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 60%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60%। पहले ये 40% था लेकिन इसको बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। साथ ही याद रखिएगा 2050 तक उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 0 कर दिया गया है, मतलब 2050 तक मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 15वां G20 शिखर सम्मेलन जो है 2020 उसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। वहीं अगर 16वां 2021 पूछ दे तब इटली में, 17वां 2022 पूछ दे तो इंडोनेशिया में, 18वां 2023 पूछ दे तो भारत में, ये याद रखिएगा। 19वां पूछ दे तो 2024 में ब्राज़ील में। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2020 में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले प्रत्याशी कौन बने हैं? तो वो बने हैं बलरामपुर विधानसभा एक क्षेत्र है, वहाँ के प्रत्याशी महबूब आलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महबूब आलम। वहीं अगर न्यूनतम मतों से विजय पूछ दे तो न्यूनतम मतों से हुआ है हिलसा विधानसभा सीट पर, जिसके प्रत्याशी थे कृष्ण मुरारी शरण। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है वो कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। यह जो है वो किसानों के चंदन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए यह स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बी एस येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। नेक्स्ट हमारा एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। और इस परियोजना की जो स्थापना की कुल लागत है वो लगभग 100 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट हमारा सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रफ़ीक जकारिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रफ़ीक जकारिया। यह जो पुस्तक है वो पटेल और भारतीय मुसलमानों के संबंधों पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस की अगर बात करते हैं तो ये प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अक्टूबर। वहीं अगर हम लोग 7 जून की बात करते हैं तो 7 जून से याद रखिएगा खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा विश्व मधुमेह दिवस का विषय 2020 में क्या था? तो पहले तो याद रखिए विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है और जो 2020 का जो थीम था वो था नर्स एंड डायबिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो बोलिविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो बोलिविया जो है वो एक दक्षिण अमेरिका के देश है जिसकी राजधानी है लापाज और यहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं लुइस आर्से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, कह रहा है वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन बना है। तो ये बना है NHAI, जिसको बोला जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। NHAI की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1998 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान है इसमें 51। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। यह सूचकांक जो है वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान पे है नॉर्वे। नेक्स्ट है हमारा अनुसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो अनुसुईया उइके की अगर बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। वहीं उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, यहाँ के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन। और अगर हम लोग पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के गवर्नर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजा गया है। तो ये कौन से द्वीप पर खोजा गया है। ये खोजा गया है सुलॉक्सी द्वीप पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुलावेसी द्वीप है, इसका नाम है ऐसे। सुलावेसी द्वीप पर ये दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा जो है वो खोजा गया है। इंडोनेशिया की अगर बात करते हैं तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।